दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा एक ऐसे सुन्नी मुस्लिम के बारे में कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या वो एक आतंकवादी था और फिर एक देश का राष्ट्रपति बन गया, या वो आतंकवादियों के भेष में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का मुखबिर था और जो बाद में एक देश का राष्ट्रपति बन गया। दोस्तों, राजनीति और कूटनीति में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सामने से जैसी दिखती है अंदर से वैसी नहीं होती, और जैसी अंदर से होती है वैसी सामने नहीं दिखती। चाहे यह गली मोहल्ले के संदर्भ में बात होती हो या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में, हम इस पर विचार कर रहे हो। मैं आज बात कर रहा हूं, थंबनेल में आपने फोटो देखा होगा जिसमें दो टाई वाले लोग खड़े हैं। एक टाई पहने हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने टाई बांध रखी है, ये हैं सीरिया के राष्ट्रपति। पहले मैं आपको बता दूं कि यह सीरिया के राष्ट्रपति का जो अब नाम है, ये नाम है अहमद अल शरा। लेकिन अब से कुछ महीने पहले तक दुनिया इनको जानती थी अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से। जो ये नया नाम आया है ये दुनिया को पता नहीं था, लेकिन वो इनका एक फेक नाम था। अभी 8 दिसंबर 2024 से पहले ये अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक आतंकवादी थे। लेकिन कल से अब ये दुनिया के लिए और ख़ास तौर से अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और इजराइल के लिए तकनीकी रूप से अब ये एक आतंकवादी नहीं है। मैं आपको इनका एक परिचय दे दूं कि ये जिनका नाम है अहमद अल शरा नाम था, और जिनका अब नाम अबू मोहम्मद अल जलानी है, इन्होंने एक अपना संगठन बना रखा था HTS, हयात तहरीर अल शाम। फिलहाल ये आतंकवादी संगठन कहलाता था, और ये अल कायदा की एक शाखा के रूप में चर्चित था। आपने बहुत अच्छे सुना होगा कि सीरिया में अल कायदा का एक बाकायदा बहुत बड़ा मुख्यालय हुआ करता था, और अमेरिका अल कायदा को नष्ट करना चाहता था। अमेरिका ने अल कायदा के मुखिया पर करोड़ों रुपए का इनाम डिक्लेयर कर रखा था। अचानक अमेरिका को कोई व्यक्ति अंदर का इन्फॉर्म करता है कि वे अलकायदा चीफ वहाँ रुके हुए हैं, वहाँ उनके साथ इतनी महिलाएं हैं, और फिलहाल यदि तुरंत उन पर हमला कर दिया जाए तो भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो एक सुरंग है और उस सुरंग में जाकर छिप जाएंगे, और सुरंग बहुत चौड़ी है, बाकायदा पूरी सड़क है। अमेरिका हमला कर देता है, वो उस सुरंग में भागते हैं। दूर तक अमेरिकी कमांडो जिनका पीछा करते हैं, बहुत बड़ी सुरंग है, और अल कायदा के मुखिया और उनके साथ जो लोग थे उनको मार दिया जाता है। अल कायदा एक नए व्यक्ति को चीफ बनाता है, और मात्र एक सप्ताह के अंदर उस चीफ को भी मार दिया जाता है। अब खास बात यह है कि ये जो अहमद अल शरा साहब हैं, ये भी अलकायदा से जुड़े हुए थे।
इन्होंने जो संगठन बना रखा था हयात अल तहरीर शाम, ये अलकायदा की एक ब्रांच था। और ये अलकायदा के मुखिया के बहुत विश्वास पात्र थे। इनको अलकायदा के मुखिया की हर गतिविधि पता रहती थी और वो बाकायदा इनसे सलाह मशवरा भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इन जोलानी साहब पर भी अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। इनको विश्व स्तरीय आतंकवादी घोषित कर रखा था। ये कई साल इनको तथाकथित रूप से अमेरिका के जेल में भी रखा गया और फिर इनको अमेरिका के जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका दुनिया को बताता है कि वो जेल से भाग गए और इनके ऊपर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया जाता है। स्वाभाविक है, अलकायदा चीफ को लगता है कि ये भी मेरा भाई है। अमेरिका ने मुझ पे भी $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है और इस पर भी $1 करोड़ का इनाम है। दोनों भाई भाई हो जाते हैं, दोनों दोस्त हो जाते हैं और दोनों अलकायदा के बड़े नेता हो जाते हैं। हालांकि अहमद अल-शरा अपने संगठन HTS की एक अलग एंटिटी बरकरार रखते हैं, उसकी अलग एक फौज बनाते हैं लड़ाकों की, जो सीधे इनके नियंत्रण में होती है और उसका अलकायदा से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन अलकायदा को यह लगता है कि भाई ये हमारा आतंकवादी है और ये भी एक अलग फौज तैयार कर रहा है अमेरिका से लड़ने के लिए और इस्लामिक दुनिया के दुश्मनों से लड़ने के लिए। जिनको भी इस अलकायदा या और जो उसके तथाकथित सहयोगी संगठन है, जिनको भी हम दुश्मन मानते हैं, लगता है कि ये अहमद अल-शरा भी उनके खिलाफ लड़ते हैं। अचानक दिसंबर 2024 का एक महीना आता है और ये सीरिया पर आक्रमण कर देते हैं और कहते हैं कि वहां बशर अल असद, जो सोवियत संघ के समर्थक हैं और जिन्होंने सीरिया में वास्तविक संदर्भों में सेकुलर शासन स्थापित कर रखा था। बशर अल असद एक शिया मुस्लिम थे, लेकिन उनके राज्य में सीरिया में कहीं शिया और सुन्नी में कोई मतभेद नहीं था। जितना अधिकार शिया मुसलमानों का था सीरिया में, उतना ही अधिकार सुन्नी मुसलमानों का था। जो काम शिया कर सकते थे वही काम सुन्नी भी कर सकते थे। उन्होंने सबको समान नागरिक अधिकार दे रखा था और कट्टरपंथ तो सीरिया में था ही नहीं। अब ये अहमद अल-शरा, जो कि अलकायदा के आतंकवादी हैं घोषित रूप से और जिन पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है और जिनको अमेरिका ने विश्व स्तरीय आतंकवादी घोषित कर रखा है, ये सीरिया पर अपनी सेना को लेकर अटैक करते हैं। लेकिन खास बात देखिए, जैसे ही ये सीरिया पर अटैक करते हैं, तुर्की की सेना, इजराइल की सेना और सऊदी अरब सक्रिय रूप से इनको समर्थन देता है। सऊदी अरब इनको तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। तुर्की इनको पीछे से कवर देता है और इजराइल की सेना इन्हें पूरा डायरेक्शन देती है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। और बशर अल असद की सरकारें की सेनाएं जहाँ पर भी होती हैं,
वहाँ इजराइल बमबारी करता है, बशर अल असद की सरकार की सेना पर हमले करता है। तब तक इजराइल, वो ईरान और ईरान के कुछ और मित्र राष्ट्रों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है, क्योंकि घोषित रूप से तो अहमद अल शरा एक आतंकवादी है, अमेरिका इनको आतंकवादी मानता है, अमेरिका ने इन पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। अमेरिका कहता है कि ये अलकायदा के आतंकी हैं, और जब ये अलकायदा के आतंकी हैं तो कायदे में इजराइल का भी दुश्मन हुए, सऊदी अरब का भी दुश्मन हुए और तुर्की के भी दुश्मन हुए। तो फिलहाल शुरू शुरू में ईरान सोचता है कि सऊदी बशर अल असद को बचाने की जितनी मदद तुम करोगे, फिलहाल सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका और इजराइल की भी मजबूरी है कि वो बशर अल असद को बचाएंगे, और वो ये नहीं चाहेंगे कि अल कायदा का $1 करोड़ का घोषित आतंकवादी अबू अल जोलानी सीरिया पर कब्जा करे। यहीं पर ही इंटेलिजेंस फेलियर होता है ईरान का। दरअसल दुनिया ये जानती थी कि बशर अल असद, कि ये अबू अल जोलानी अल कायदा का आतंकी है और अमेरिका का घोषित आतंकवादी है। लेकिन यदि घोषित आतंकवादी होता तो इजराइल की सेना क्यों मदद कर रही होती, क्यों तुर्की की सेना मदद कर रही होती? क्या अमेरिका ने इसको आतंकवादी घोषित करके अल कायदा के अंदर स्थापित कर दिया? ये एक सवाल है। क्या अमेरिका ने इसको $1 करोड़ का इनाम डिक्लेयर करके और विश्व स्तरीय आतंकवादी घोषित करके अल कायदा चीफ के नजदीकी टीम में घुसा दिया, और अल कायदा को ये लगा कि हम दोनों दुश्मन के दुश्मन हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं? तो क्या ये अल जोलानी वास्तव में एक आतंकवादी था, या ये अमेरिका का एक मुखबिर था, CIA का एक मुखबिर था, जिसको अमेरिका ये बता रहा था कि आतंकवादी है, और ये खुद भी दुनिया से कहता था कि मैं आतंकवादी हूं और अमेरिका मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए कि अमेरिका की हिरासत में रहा, फिर अमेरिका ने रिलीज कर दिया, लेकिन कहा कि ये भाग गया है। अमेरिका ने इस पर नाम डिक्लेयर कर दिया, ये सीरिया में घुसता है, लेकिन अमेरिका के दोस्त तुर्की, अमेरिका के दोस्त इजराइल और अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब इसकी मदद करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आपको पता होगा पिछले 2-3 दिन से वो खाड़ी के 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, सऊदी अरब, कतर और यूएई। शायद कल शाम सऊदी अरब से चल दिए होंगे, जहां बहुत बड़ी डील होती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और सऊदी अरब के बीच में। कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा डील में से ये एक है। 12 लाख करोड़ की ये डील है। सऊदी अरब 12 लाख करोड़ रुपए का हथियार अमेरिका से खरीदेगा। मतलब अमेरिकी हथियार कंपनियों के बल्ले बल्ले हो जाने निश्चित है। और इसके अलावा सऊदी अरब $600 अरब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब अमेरिका में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और अमेरिका के जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं उनको एक बहुत बड़ा सौदा मिल गया। सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर मजाक बहुत उड़ रही है कि जैसे चीन अपने स्काई डिश को एयर डिफेंस सिस्टम बताकर चीन को, पाकिस्तान को बेच दिया,
ऐसे ही अमेरिका भी अपना सारा कूड़ा इन अरब देशों को बेच देता है। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि बिना जांचे परखे हथियारों की खरीद एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। भारत में भी किसी हथियार की खरीद की बात आती है तो महीनों दोनों ओर के जो हथियार विशेषज्ञ हैं बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके गुण और दोषों पर विचार करते हैं, तब कोई जाकर डील फाइनल होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ ट्रंप जाते हैं और ये डील फाइनल हो जाती है। अब दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी अरब के किंग डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि एक बार आप सीरिया के राष्ट्रपति से मिल लीजिए। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे मिलनसार हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और उनके पास एक विजन है। आप मिलोगे तो खुश हो जाओगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता थी कि सीरिया का राष्ट्रपति अमेरिका का घोषित आतंकवादी है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मिलते हैं और दोनों बड़े फख्र से एक दूसरे से हाथ मिलाते, दोनों एक दूसरे से मिलते और डोनाल्ड ट्रंप घोषित करते हैं कि अब सीरिया पर अमेरिका का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, अमेरिका सीरिया की भरपूर मदद करेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का $1 करोड़ का घोषित आतंकवादी सीरिया का राष्ट्रपति बन जाए और डोनाल्ड ट्रंप इतने अनजान हो कि उससे हाथ मिलाए, उससे गले मिले और फिर यह कह दें कि सीरिया के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाए जाते हैं और सीरिया को अब अमेरिका उसके विकास में हर संभव मदद करेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैंने आपको दोनों तस्वीरें दिखा दी। मैंने जोलानी का व्यक्तित्व भी बता दिया और उसके बाद जब सीरिया में घुसता है तब क्या हुआ यही बता दिया। अब फैसला ये आपको करना है कि सीरिया का वर्तमान राष्ट्रपति क्या एक आतंकवादी था जो अब सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है, या अमेरिका ने दुनिया को यह बात बहकाई कि यह हमारा घोषित आतंकवादी है और इसे अलकायदा में प्लांट किया। और अब जब उसने सीरिया पर नियंत्रण कर लिया तब अमेरिका ने उससे अपनी दोस्ती जग जाहिर कर दी और कह दिया कि सीरिया पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेंगे। दरअसल ईरान कई महीनों तक यह भाप ही नहीं सका कि ये जोलानी वास्तव में अलकायदा का आतंकवादी है या अमेरिका का मुखबिर है। वो ये फैसला ही नहीं कर सका। सोवियत संघ यूक्रेन में उलझा हुआ था, वो बशर अल असद की सहायता नहीं कर सका। बशर अल असद के पास की सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उस जोलानी का मुकाबला कर सके जिसको फायर कवर दे रही थी इजराइल की सेनाएं, इजराइल की एयरफोर्स जिसका पूरी मदद कर रही थी। उसके आगे आगे बाकायदा बमबारी करके वो बशर अल असद की सेना पर हमले कर रही थी। पीछे से तुर्की की सेना जिस इलाके को कब्जाता हुआ जा रहा था उस इलाके को तुर्की की सेना सुरक्षित कर रही थी। जो लोग इस्लामिक दुनिया में समझते हैं कि तुर्की ने इस्लामिक दुनिया की मदद करी पाकिस्तान की मदद करके, उनको ये सोचना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको ये घटना बताई। और जब जोलानी ने सीरिया पर नियंत्रण स्थापित किया तब इजराइल का इनसे कमिटमेंट था। इजराइल ने कहा था कि आप सीरिया पर कब्जा करने के बाद ना तो किसी सुन्नी की हत्या करोगे, ना किसी शिया की हत्या करोगे और ना सीरिया में किसी और जनजाति की हत्या करोगे। क्योंकि इजराइल का कहना यह था कि हम धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी की हत्या को स्वीकार नहीं करते। लोग कुछ भी रहे, कितना भी आरोप लगाए, लेकिन मैं यही बात कहूंगा
इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला है। यदि उनने हूथी, हमास, हिजबुल्लाह या ईरान को मारा है तो धर्म के आधार पर हमला नहीं किया। इनकी आतंकवादी हरकतों के चलते आतंकवाद के फन को कुचला है। और उसने जोलानी पर भी शर्त लगा दी थी कि आप किसी शिया को हाथ नहीं लगाओगे, किसी सुन्नी को हाथ नहीं लगाओगे। और सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर एक जनजाति है जो अपने आप को सुन्नी मुस्लिम कहते हैं, लेकिन थोड़े से उनके रीति रिवाज अलग है। और सुन्नी मुस्लिम उनको सुन्नी मुसलमान नहीं मानते। वो जनजाति काफ़ी संख्या में इजराइल में भी रहती है। इजराइल ने इनसे कहा जाता आप किसी को नहीं कहोगे, लेकिन जोलानी ने अपने वादे से मुकरे और सीरिया की राजधानी पर कब्जा करने के बाद शिया मुसलमानों के कत्लेआम के आदेश दे दिए। आपने जनवरी फरवरी में मेरे वीडियोज में भी कई बार सुना होगा कि बाकायदा शिया मोहल्लों के बिजली पानी काट दी गई। और ये बात मैं उनसे भी कह रहा हूं जो भारत में जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान का सिंधु जल क्यों रोक दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी पेट में दर्द है, मणिशंकर अय्यर के पेट में दर्द है। कल मैंने कलकत्ता में सीपीआई के लोगों को जुलूस निकालते हुए देखा और बॉम्बे में भी कुछ वामपंथी लोग इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान का सिंधु का जल क्यों रोका। मैंने एक मुस्लिम इस्लामिक विद्वान का भी भाषण सुना कि हजारों साल से पानी बह रहा है, आखिर भारत ने पानी क्यों रोका। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस जोलानी की सरकार ने सीरिया में अपने देश के नागरिकों का, भारत ने अपने देश के नागरिकों के साथ कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के साथ किया है, दुश्मन राष्ट्र के साथ किया है। लेकिन अबू अल बशर ने सीरिया के ही शिया नागरिकों के मोहल्लों की बिजली काट दी और पानी काट दिया और उन्हें भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया और घर घर की तलाशी ली और शिया मुसलमानों को देखते ही गोलियां मारी गई। और सिर्फ यही नहीं रुके, शिया महिलाओं को नग्न अवस्था में करके वहां पास की पहाड़ियों पर जाने को मजबूर किया गया। इतना जुल्म किया इसने सीरिया के शिया मुसलमानों पर। तब इजराइल ने हस्तक्षेप किया और इजराइल ने जोलानी के घर के चारों ओर बमबारी कर दी और चेतावनी दी कि इजराइल इस तरह की हरकतों को स्वीकार नहीं करता। हम धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर आप सीरिया के शिया मुसलमानों को कत्लेआम करें, ये इजराइल को स्वीकार नहीं है। तब ये चुप हुए। फिर इन्होंने एक और गलती करी और तब इन्होंने इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर जो जनजाति रहती थी, इनके लोग वहां पहुंच गए और उनका कत्लेआम करने की कोशिश करी। तब इजराइल ने फिर इन पर बमबारी करी और उस दिन सीरिया के इस वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को चेतावनी दी कि यदि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा और सीरिया के राष्ट्रपति भवन को इजरायली बमों से उड़ा दिया जाएगा। और तब अमेरिका ने भी चेतावनी जारी करी कि हमने तुम्हें सीरिया का शासन सौंप दिया, लेकिन तुम्हें इजराइल के साथ तारतम्य बनाना पड़ेगा। और फिलहाल इनके राज्य में जानकारी यह है कि इजराइल की सीमाओं का कुछ विस्तार हो गया है और इस विस्तार को इन तथाकथित सीरियावादी और इस तथाकथित आतंकवादी अहमद अल-शरा ने स्वीकार कर लिया और काफ़ी आगे तक इजराइल ने अपनी चौकियां स्थापित कर दिया। दोस्तों, ये रहा आज मेरा पूरा वीडियो। इसी बात पर केंद्रित था कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती रही। ऐसे ही ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि उनके नियंत्रण में नहीं है और ये यहाँ पे आकर हमला कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चाहे मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो और चाहे मारे गए लोग हो, ये पाकिस्तान के ही लो कॉस्ट आर्मी है। उसे पता है कि यदि इनकी सेना में भर्ती करेंगे
तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, वर्दी भी देनी पड़ेगी, जूते भी देने पड़ेंगे, पेंशन भी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, सब सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी। अब इनको सिर्फ धर्म के रास्ते पर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए ले आओ, ना इन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी, ना पेंशन देनी पड़ेगी, ना इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ना मरने के बाद इनको रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने असद मजदूर के परिवार को कह दिया कि हम 1 करोड़ देंगे, लेकिन बाकी जो सैकड़ों आतंकवादी मरे उन्हें पाकिस्तान को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि राजनीति में जो कुछ दिखता है, कूटनीति में जो कुछ दिखता है, उसको नंगी आंखों से देखने का प्रयास करो। जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो सब सच हो, और जो दिखता है वो जरूरी नहीं है सब झूठ हो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे चलते चलते, अब आप सोचना कि सीरिया का ये राष्ट्रपति जो अलकायदा का एक बहुत बड़ा आतंकवादी था और जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था, क्या ये अमेरिकी आतंकवादी था और इसने सीरिया पर कब्जा कर लिया, या ये एक आतंकवादियों के भेष में अमेरिका का मुखबिर था और अमेरिका ने बहुत चालाकी के साथ सऊदी अरब, तुर्की और इजराइल के साथ मिलकर इसको सीरिया दिलवा दिया। और इस तरीके से अमेरिका ने अरब देशों में एक और देश सीरिया में अपनी सरकार स्थापित कर ली। मैं आपको बता दूं कि सीरिया में लंबे समय से असद परिवार का शासन था। बशर अल असद से पहले हाफिज अल असद उनके पिताजी सीरिया के राष्ट्रपति थे, और इनके पिता के कार्यकाल में भारत और सीरिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे। इनके कार्यकाल में भी भारत और सीरिया के रिश्ते बुरे नहीं थे, लेकिन इनको अमेरिका, इजराइल की बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और अलकायदा ने भी इनको चुनौती दे रखी थी, इसलिए बहुत कमज़ोर हो गए थे। और जब ये अल जुलानी घुसे, तब ईरान सहित दुनिया के कई देश ये समझ नहीं सके कि यह आतंकवादी है या अमेरिका का आदमी है। और इस तरीके से करीब 60 साल बाद अमेरिका ने अरब मुल्क में की एक और सियासत पे कब्जा कर लिया और सोवियत संघ को सीरिया से बाहर कर दिया। दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा और किसी विषय में मिलूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, चीन और रूस ने मिलकर यह तय किया है कि वो चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। हालांकि ये खबर अच्छी नहीं है। अभी तक तो पृथ्वी पर ही आपने सारे दुनिया में जहर खोल रखे, और यदि कल को चंद्रमा पर और मंगल पर भी ये सारे काम होंगे तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के रहने लायक कोई जगह बचेगी या नहीं बचेगी समझ में नहीं आता। फिलहाल आज के बाद यही समाप्त करो, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।